टीचिंग प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मैं सीएल सर आज आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हैं। पेपर 4 है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इस लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में हमारा फर्स्ट क्लासेज है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भाषा की क्या अर्थ है, भाषा की क्या परिभाषा है, उसके प्रकार कितने हैं और भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत ही बीएड फर्स्ट ईयर के लिए महत्वपूर्ण नोट्स है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरल भाषा में आपको विस्तृत व्याख्या मिलेगा और ये सीटेट और एस्टेट परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। तो संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि भाषा का क्या अर्थ है, भाषा की क्या परिभाषा है और भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो पहला आपका है कि भाषा भाषा क्या है। तो भाषा का अर्थ समझते हैं और इसकी मेंस का कंसेप्ट क्या होता है, उदाहरण क्या होता है। तो भाषा का अर्थ ये होता है कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, कहना अथवा व्यक्त करना। तो भाष धातु से बना हुआ है भाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, भावनाओं को, इच्छाओं को, अनुभव तथा ज्ञान का आदान प्रदान करता है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि भाषा केवल बोलना नहीं है, बल्कि सुनना, पढ़ना, लिखना, संकेत को समझना तथा डिजिटल माध्यम में संवाद करना भी भाषा का ही भाग है। तो ये भाषा का अर्थ हुआ। भाषा की अवधारणा ये होती है कि आधुनिक शिक्षा में भाषा को केवल संचार का साधन नहीं माना जाता है, बल्कि भाषा से ये कहा जा सकता है कि भाषा ज्ञान निर्माण का माध्यम है, भाषा चिंतन का आधार है, भाषा व्यक्तित्व विकास का साधन है, भाषा संस्कृति का वाहक है, भाषा सामाजिक संबंधों को आधारशिला है, भाषा लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, भाषा रचनात्मकता का विकास करती है और भाषा शिक्षा की आत्मा है। ये हम कह सकते हैं। भाषा की मुख्य परिभाषा हम लोग देखते हैं। एक हेनरी स्वीट्स जो थे, उन्होंने ये कहा है भाषा के लिए कि भाषा ध्वन्यात्मक शब्दों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति है। यानी कि इसके आधार पर इन्होंने ये कहा है कि भाषा का मुख्य आधार क्या है, ध्वनि है, क्योंकि मनुष्य ध्वनियों को शब्दों में बदलकर अपने विचार को व्यक्त करता है। तो इन्होंने ये कहा है। नेक्स्ट हमारा एक थे मन वैज्ञानिक एडवर्थ सपीर। इन्होंने भी कहा है कि भाषा एक विशुद्ध मानवीय तथा गैर सहज विधि है, जिसके द्वारा मनुष्य स्वेच्छाचारी प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को संप्रेषण करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाषा जो है जन्मजात नहीं होती है, बल्कि समाज में रहकर सीखी जाती है। ये एडवर्थ और सपीर ने कहा है। ब्लॉक एंड ट्रेगर ने भी परिभाषित किया है कि भाषा स्वेच्छाचारी ध्वनि प्रतीकों की एक प्रणाली है, जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर संचार करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाषा ध्वनियों और प्रतीकों का एक व्यवस्थित समूह है। नोम चॉम्स्की ने भी यही भाषा को परिभाषित किया है कि भाषा सीमित नियमों से असीमित वाक्यों का निर्माण करने वाली प्रणाली है। यानी ये व्याकरण के सीमित नियम से अनगिनत नए वाक्य बनाए जा सकते हैं। ये नोम चॉम्स्की ने कहा है। नेक्स्ट हमारा परिभाषा है फर्डिनेंड डी सास्वीर ने भी कहा है कि भाषा संकेतों की एक संगठित व्यवस्था है। यानी कि प्रत्येक शब्द की किसी अर्थ का प्रतीक होता है और भाषा उन्हीं संकेतों की व्यवस्थित समूह है। इसी तरह से ऑटो जेफरसन ने भी यही कहा है कि भाषा विचारों को व्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन है। मैक्स मूलर ने भी यही कहा है कि भाषा मानव बुद्धि का सर्वोत्तम आविष्कार है। ये चूंकि भाषा मानव ने ही इसको आविष्कार किया है, तो उन्होंने एक सर्वोत्तम आविष्कार माना है। प्लेटो ने भी भाषा को परिभाषित करने के लिए कहा है कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। अरस्तु ने भी यही कहा है कि भाषा मनुष्य के मानसिक विचारों का प्रतीक है। पाणिनि ने भी ये कहा है भाषा के लिए कि पाणिनि ने भाषा को व्याकरणिक नियमों के आधार पर व्यवस्थित एवं शुद्ध रूप में प्रस्तुत किया। उनकी अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का विश्वविख्यात ग्रंथ है। तो पाणिनि ने भी ये भाषा के लिए कहा है। भर्तृहरि ने भी यही कहा है कि भर्तृहरि ने यह कहा है कि भाषा और विचार एक दूसरे से अभिन्न है। उन्होंने सफुट सिद्धांत प्रस्तुत किया। सुनीति कुमार चटर्जी ने भी भाषा के लिए कहा है कि भाषा समाज और संस्कृति का विकास का मुख्य आधार है। तो इस तरह से भाषा को हम लोग अर्थ समझे, परिभाषा समझे और हम लोग आज भाषा के प्रकार भी समझेंगे। भाषा का मुख्यतः 3 प्रकार होता है। पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित, तीसरा होता है सांकेतिक। तो मौखिक भाषा क्या है? ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज वह है कि जिस भाषा का प्रयोग बोलकर तथा सुनकर किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि इसकी विशेषता ये होती है कि सबसे प्राचीन भाषा है मौखिक भाषा और ये तत्काल संचार होता है। उच्चारण, स्वय तथा लय का इसमें महत्व होता है और प्रत्येक संवाद होता है। जो भी होता है सामने सामने संवाद होता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर ये देख सकते हैं, कक्षा शिक्षण जो भी क्लास में रूप में जो भी हम पढ़ाते हैं वो मौखिक भाषा है। भाषण, वाद विवाद, टेलीफोन पर बातचीत,
कहानी सुनाना, ये सारी चीजें क्या है, मौखिक भाषा का एग्जाम्पल है। इसका लाभ यह है कि ये तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, इससे कम समय में अधिक सूचना दी जा सकती है और भावों को स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। यानी कि इसका सीमा यह है कि अस्थायी रिकॉर्डिंग नहीं रहता। इसका मेन इसकी कमियां हैं, भूलने की संभावना अधिक रहती है और गलत सुनने से अर्थ बदल सकता है। तो ये चीजें हैं, शिक्षा में इसका यही महत्व है कि शिक्षक विद्यार्थी संवाद का ये मुख्य साधन है, प्रश्नोत्तर विधि में उपयोगी है और उच्चारण एवं संप्रोषण कौशल विकसित होता है। तो ये हमारा हो गया मौखिक भाषा। लिखित भाषा हम लोग जानते हैं, लिखित भाषा वह होता है जिस भाषा को लिखकर व्यक्त किया जाता है तथा पढ़कर समझा जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि ये अस्थायी रिकॉर्डिंग इसमें कर सकते हैं, व्याकरण एवं वर्तनी का इसमें महत्व होता है और ज्ञान का संरक्षण किया जा सकता है। इसकी विशेषता ये हो गया उदाहरण के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भाषा पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्र, ईमेल, उत्तर पुस्तिका, ये लिखित भाषा के उदाहरण हैं। इसका ये लाभ होता है कि ये अस्थायी इसकी प्रमाण होता है, ये लिखित अस्थायी हो जाता है, इसको हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं, भविष्य के लिए भी सुरक्षित हम रह सकते हैं, क्योंकि जो भी चीजें हमको पूर्वजों से मिली है, धर्म ग्रंथ पुस्तिका, वो हम पढ़ते हैं और जो आज हम लिख कर जाएंगे हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रखेगी और पढ़ेगी। दूर दूर तक इसे सूचना पहुंचाई जा सकती है लिखित माध्यम से। इसकी सीमा यह है कि पढ़ना लिखना दोनों आवश्यक हो जाता है और प्रतिक्रिया तुरंत नहीं मिलती, क्योंकि व्यक्ति दूर बैठा हो, उसको लिखता है, उसके बाद लिखने के बाद समझता है, तब वो उसका जवाब देता है। शिक्षा में इसका ये महत्व है कि परीक्षा प्रणाली का ये आधार है, परीक्षा इसी माध्यम में होती है, लिखित भाषा में। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण इसी से होता है और शोध एवं ज्ञान का संरक्षण लिखित भाषा से ही होता है। तीसरा और लास्ट हमारा भाषा है सांकेतिक भाषा, जिसको साइन लैंग्वेज कहते हैं। साइन लैंग्वेज उसे कहते हैं जिस भाषा में हाथों के संकेत, चेहरे के भाव, अंगुलियों की गतिविधि तथा विशेष प्रतीकों द्वारा विचार व्यक्त किया जाता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा की ये विशेषता होती है कि बिना बोले हम उसको संचार करते हैं, हम बोल सकते हैं, बिना बोले हम हाव भाव से बताते हैं। श्रवण और वाक बाधिर व्यक्ति के लिए अत्यंत उपयोगी है। जो बच्चे कम सुनते हैं या कम बोलते हैं या गूंगे हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी भाषा है। हाथों और चेहरों के संकेतों में प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि भारतीय सांकेतिक जो भाषाएं हैं, इंडियन साइन लैंग्वेज भी उदाहरण है, या ट्रैफिक संकेत है, या सेना में जो भी संकेत होता है, या खेलों में रेफरी का संकेत होता है, ये सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। लाभ ये होता है कि समावेशी शिक्षा के लिए बढ़ावा देती है, क्योंकि दिव्यांग विद्यार्थी के लिए प्रभावी संचार का माध्यम भी है और बिना ध्वनि के ही स्पष्ट संप्रेषण हो जाता है। लेकिन इसकी ये सीमा होते हैं, लिमिटेशन ये है कि विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और इसमें सभी लोग इसे नहीं समझ सकते हैं। जिनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण मिला है वही उसको जान सकते हैं। शिक्षा में इसका ये महत्व है कि समावेशी शिक्षा जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन में सांकेतिक भाषा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह श्रवण बाधित विद्यार्थियों को समान शिक्षण अवसर प्रदान करती है तथा विद्यालय में प्रभावी संचार सुनिश्चित करती है। तो ये हमारा प्रकार हुए, 3 प्रकार, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। क्योंकि भाषा हमारा जो होता है उसकी मेन जो होता है ऑर्गन्स क्या होते हैं, लैंग्वेज, ऑर्गन्स ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा की उत्पत्ति ये माना जाता है कि भाषा जो है मानव सभ्यता की सबसे महान उपलब्धियों में से एक है, क्योंकि भाषा ने मनुष्य को अन्य जीवों से अलग पहचान प्रदान की है। मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं, अनुभव और ज्ञान का आदान प्रदान करना भाषा के माध्यम से करता है। भाषा के कारण ही संस्कृति है, साहित्य है, विज्ञान है, शिक्षा है और सभ्यता का विकास संभव है। यानी कि प्राचीन काल से ही विद्वान के मन में यह प्रश्न रहा है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। चूंकि इसका कोई निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, फिर भी अनेक विद्वानों ने अनेक मत प्रस्तुत किए हैं। उन्हें भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत कहा जाता है। तो उसी उत्पत्ति के सिद्धांत में भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको हम लोग देखेंगे। भाषा की उत्पत्ति का जो प्रमुख सिद्धांत होता है, वो पहला सिद्धांत है कि देवी उत्पत्ति सिद्धांत, डिविन ऑर्गन थ्योरी। इन्होंने ये कहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार भाषा ईश्वर की देन है। ईश्वर ने मनुष्य को भाषा प्रदान की ताकि वह अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सके। ये देवी उत्पत्ति सिद्धांत कहता है। यानी कि इसकी विशेषता यह है कि भाषा को अलौकिक शक्ति माना गया। धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है और प्राचीन समय में यह सिद्धांत अत्यंत लोकप्रिय था। इसकी सीमाएं ये है, इसका लिमिटेशन ये हो गया कि इसके पक्ष में कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आधुनिक भाषा विज्ञान इसे स्वीकार नहीं करता। दूसरा हमारा उत्पत्ति के सिद्धांत में है ध्वनि अनुकरण सिद्धांत, यानी कि वो ओ थ्योरी। इसमें इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि मनुष्य ने पशु पक्षी तथा प्रकृति की ध्वनियों की नकल करके भाषा का विकास किया।
ये कहा जाता है कि मनुष्य ने पशु पक्षी की जो भी बोली है, प्रकृति की ध्वनि है, उसको नकल करके भाषा का विकास किया। जैसे कोयल को कुहू, कौवा के काव, बिल्ली के म्याऊं, कुत्ता के भौं भौं, ये सब इसके क्या है, इसके एग्जाम्पल है। इसके गुण ये होता है कि प्रारंभिक शब्दों की उत्पत्ति को समझने में सहायक होता है, लेकिन इसका दोष ये है कि भाषा संसार में अधिकांश शब्द प्राकृतिक ध्वनियों का नकल नहीं है। भागवतवाद सिद्धांत कुह कुह थ्योरी ये कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार भाषा की उत्पत्ति मनुष्य की भावनात्मक ध्वनियों से हुई है। जैसे जो भी मनुष्य की आत्मा से निकलता है, जैसे अरे, आ, ओह, वाह, ये सब क्या है, जब मनुष्य प्रसन्न होकर, दुखी होकर या भयभीत होकर या आश्चर्यचकित होता था, तब उसके मुंह से स्वतः ही ध्वनियां निकलती है थी। इसी ध्वनियों को से भाषा विकसित हुई। श्रम सिद्धांत ये कहता है, ये है हो थ्योरी, इसमें ये कहता है कि यह सिद्धांत के अनुसार सामूहिक कार्य करते समय श्रमिक द्वारा निकाली गई जाने वाली ध्वनियों से भाषा का विकास हुआ। जैसे ऐसा, जोर लगाओ, चलो, खींचो, ये सब क्या है, श्रम के द्वारा, मजदूरों के द्वारा ये निकाली गई भाषा से निकाल होता है। संकेत सिद्धांत ये कहता है इस उत्पत्ति में कि यह सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ से मनुष्य हाथों, आंखों तथा शरीर के संकेतों द्वारा संवाद करता था। बाद में संकेतों के बाद ध्वनि जुड़ गई और उसी से भाषा का विकास हुआ। नेक्स्ट हमारा होता है विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत ये कहता है कि आधुनिक भाषा विज्ञान इसी सिद्धांत को अधिक स्वीकार करता है, क्योंकि इसके अनुसार जो है भाषा का विकास हजारों वर्ष धीरे धीरे हुआ। मानव मस्तिष्क, समाज, संस्कृति और बुद्धि के विकास के साथ साथ भाषा भी विकसित हुई। और आधुनिक दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि आज अधिकांश भाषाविदों का मत है कि भाषा किसी एक घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक और मानसिक विकास का दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम है। तो निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भाषा मानव जीवन का आधारशिला है। भाषा का विकास धीरे धीरे सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के साथ हुआ। और तीसरा हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक भाषा विज्ञान विकासवादी सिद्धांत को महत्वपूर्ण मान्यता देता है और भाषा ज्ञान, संस्कृति और शिक्षा का संचार का मुख्य माध्यम है। और भाषा का प्रमुख 3 जो नियम है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, इसी से क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आज हम लोग इसी तरह का वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर कीजिए मित्रों को, ताकि सबको बराबर लाभ मिल सके। धन्यवाद।